जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 हिंदी गद्य के पहले चैप्टर जो कि है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसके अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। आप लोग मेरी हैंड रिटेन नोट्स देख सकते हो। यहाँ पे एक एक गद्यांश के एक एक प्रश्न को मैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल कराऊंगा। बस वीडियो में आप लोगों को अंत तक जुड़े रहना है, ठीक है। पहले मैं आपको बुक में गद्यांशों की व्याख्या बताऊंगा ताकि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। भले आप चैप्टर पढ़ें या नहीं पढ़े हैं, टेंशन मत लो, आप अभ्यास प्रश्न करेंगे पूरा आपको समझ में आएगा। एक एक प्रश्न को आप आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चंस को मैं अपने नोट्स में हल कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आसानी से इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। अब पहला गद्यांश है, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या कहना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी लोग यानी हमारे भारतवासी जो हैं ये लोग रेलगाड़ी यानी रेल की गाड़ी हैं, अर्थात रेलगाड़ी के समान है। जैसे रेलगाड़ी क्या होती है दोस्तों कि उसमें डिब्बे में डिब्बा जुड़ा रहता है, ठीक है। यानी 10-15 यानी जो भी डिब्बे होते हों, तो रेलगाड़ी में कितने भी डिब्बे हों लेकिन अगर उसमें इंजन ना जोड़ा जाए तो रेलगाड़ी आगे नहीं बढ़ती है ना। ये बात है ना कि रेलगाड़ी को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एक इंजन की ज़रूरत होती है। वैसे ही हमारे भारतवासियों को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी इंजन की ज़रूरत है, अर्थात किसी न किसी ऐसे नेता की ज़रूरत है जो उनको आगे बढ़ाने के लिए उनका मार्गदर्शन करे, ठीक है ना। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमारे भारतवासी एक रेल की गाड़ी हैं, अर्थात रेलगाड़ी के समान है। जैसे देखो, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल माने किराया जिसको बोलते हैं, ठीक है, बड़े बड़े किराए की ट्रेन इसमें लगी हैं पर बिना इंजन के सब नहीं चलती। यानी कि देखो, चाहे ट्रेन कोई महंगे किराए वाली हो, चाहे कोई सस्ते किराए वाली हो, चाहे कोई फर्स्ट क्लास गाड़ी हो, चाहे कोई सेकंड क्लास गाड़ी हो, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास यानी बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, और चाहे जितने महंगे किराए की ट्रेनें हों पर बिना इंजन के कोई भी ट्रेन नहीं चल सकती है ना। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। यानी अगर भारतीय लोगों को कोई आगे बढ़ाने वाला हो, कोई इनका मार्गदर्शन करने वाला हो ना, तो ये भारत के लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, यानी हर हद तक ये जा सकते हैं। लेकिन कमी यही है कि इनमें कोई एक उत्कृष्ट नेता नहीं है, एक अच्छा नेता नहीं है जो इनका मार्गदर्शन करे, ठीक है ना। आगे राइटर जी कहते हैं कि अगर हमारे भारतवासियों से इतना कह दीजिए कि का चुप साध ही रहा बलवाना, कि हे बलवान क्यों चुप्पी साध रहे हो। चुप माने चुप्पी, साध ही माने साध रहे हो, यानी हे बलवानों क्यों चुप्पी साध रहे हो। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। देखो मैं आपको बता दूं, जब सीता जी की जब खोज हो रही थी तो रावण के यहाँ यानी लंका जाने के लिए सभी वानरों को कहा गया कि कौन वानर लंका जाएगा और सीता जी की खोज करके आएगा, ठीक है। तो कोई वानर तैयार नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे हनुमान जी भी थे, तो वो शांत बैठे हुए थे, ठीक है। तो हनुमान जी से कौन बोले, जामवंत जी बोले, कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहा बलवाना। रामचरितमानस की चौपाई है, आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो यहाँ पे जामवंत जी ने कहा, कहीं रीछपति यानी जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे बलवान क्यों चुप्पी साधे हुए, तुम शांत क्यों बैठे हुए हो। तो यानी कि हनुमान जी को उनका बल याद दिलाना पड़ा, क्योंकि हनुमान जी नहीं जानते थे कि मैं इसको आसानी से पार कर सकता हूँ। तो जब जामवंत जी ने हनुमान जी को बताया कि तुम इसे आसानी से कर सकते हो, तो हनुमान जी ने तुरंत उसको पार कर दिया, यानी हनुमान जी को अपना बल आसानी से याद आ गया। वैसे ही राइटर कहते हैं कि हमारे भारत के जो लोग हैं ना, इनको भी अगर आप उनके साहस की याद दिलाओगे, उनके ताकत की याद दिलाओगे ना, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी की तरह वो भी अपने बल को याद कर लेंगे, अपने पौरुष को याद कर लेंगे और तुरंत जो है किसी भी कार्य करने के लिए उत्सुक हो जाएंगे, ठीक है। तो राइटर कहते हैं सो बल कौन याद दिलावे। वहां पे देखिए रामचरितमानस में तो जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिला दिया, लेकिन आज की स्थिति में हमारे भारत में ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमारे भारतीयों को उसकी याद दिलाएगा। यानी हमारे भारतीयों को आगे बढ़ाने वाला, याद दिलाने वाला कोई है ही नहीं, जिससे हमारे भारतीय लोग हनुमान जी की तरह उन्नति कर सकें, है ना। अब देखो गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग एक तरफ लिखेंगे हमारे हिंदुस्तानी लोग, दूसरी तरफ याद दिलावे। ध्यान देना, शुरू के 2-3 शब्द और अंतिम के 2 शब्द यहाँ पे याद दिलावे आपको अंतिम तरफ लिखना है, शुरू के 2-3 शब्द शुरू तरफ, फिर डैश डैश कर देंगे। इससे ये पता चलेगा कि हाँ आपने ये गद्यांश यहाँ से यहाँ तक जो गद्यांश है हम उसके क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। उसके बाद पहला नंबर डाल के लिखेंगे पाठ का नाम भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र, सिंपल सा। उसके बाद देखो उपर्युक्त गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करो, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या लिखना है। तो देखिए हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे
लेखक कहते हैं कि हमारे देश के लोग रेलगाड़ी के समान हैं, अर्थात जिस प्रकार रेलगाड़ी में कई डिब्बे होते हैं परंतु वह बिना इंजन के आगे नहीं बढ़ सकती, वैसे ही हमारे भारतवासी भी बिना किसी नेता के आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अब देखो लेखक ने हिंदुस्तानियों को किसके सदृश बताया है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे लेखक ने, यहाँ पे देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, लेखक ने हिंदुस्तानियों को रेलगाड़ी के समान बताया है। ठीक है, सदृश माने समान। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और अच्छे से समझते हैं आगे के क्वेश्चंस को भी, पूरा दिमाग में जाएगा, बस अंतिम तक आपको जुड़े रहना है, वीडियो को तनिक भी स्किप करके नहीं भागना है। ठीक है, देखो का चुप साध रहा बलवाना, इस कथन से लेखक का क्या आशय है, तो अभी मैंने आपको बताया कि लेखक जो है भारतीयों को उनका साहस याद दिलाना चाहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे का चुप साध रहा बलवाना, इस कथन से लेखक कहना चाहते हैं कि हमारे भारतवासी लोग किसी कार्य को करने में सक्षम तो होते हैं परंतु बिना किसी के मार्गदर्शन किए वह चुप्पी साधे बैठे रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अर्थात प्रत्येक भारतीय को आगे बढ़ने के लिए उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। लेखक ने हनुमान जी को किसका प्रतीक बताया है, तो यहाँ पे हनुमान जी बल के रूप में यूज हुए हैं, यानी लेखक ने हनुमान जी को बल का प्रतीक बताया है। बस इतना आपको लिखना है और आपका पहला गद्यांश आसानी से हल हो जाएगा, 10 नंबर सीधा आपके कॉपी में जुड़ जाएंगे। देखो यहाँ पे खा वाला गद्यांश आ चुका है। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठ करके यानी खोज किए। देखिए राइटर ये कहते हैं कि मैं ये नहीं समझता, मुझको ये बात समझ में नहीं आती कि मेरे भारत के लोग इतने आलसी कैसे होते जा रहे हैं। मेरे भारत के लोग जो हैं ये बात क्यों नहीं समझते, इनको लज्जा भी क्यों नहीं आती, इनको शर्म क्यों नहीं आती यार कि आज से कई वर्ष पहले जब हमारे भारतीयों के पास, हमारे पूर्वजों के पास कोई भी संसाधन नहीं थे, किसी भी प्रकार का कोई यंत्र नहीं था, कोई भी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, तब भी हमारे पूर्वजों ने यानी जब उनके पास कोई भी सामान भी नहीं था तब भी उन्होंने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठ करके यानी मिट्टी की कुटिया बनाया, मिट्टी की झोपड़ी बनाई और उसमें रह करके बांस की नलियों से उन्होंने ताराग्रह, ताराग्रह माने ताराओं और ग्रहों, ठीक है, यानी तारों और ग्रहों आदि वेद करके उनकी गति लिखी है। गति लिखी है यानी उनकी स्थिति के बारे में लिखी है। यानी हमारे भारतीय लोग ये बात क्यों नहीं समझते, इनको लज्जा क्यों नहीं आती कि जब हमारे पूर्वजों के साथ कोई भी व्यवस्था नहीं थी, कोई भी खोज, कोई भी वैज्ञानिक नहीं थे, तब वो लोग जंगल में रहते हुए भी बांस की नलियों से तारा और ग्रहों की स्थिति लिख दिए हैं। ठीक है, यानी जो उन्होंने तारों और ग्रह की स्थिति बांस की नलियों को दूरबीन के रूप में यूज करके लिखा है वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है ना, यानी 16 लाख रुपए से जो विदेशों में दूरबीन बनी है ना, उससे जब उन ग्रहों को वेद किया जाता है यानी उससे जब उन ग्रहों की स्थिति लिखी जाती है ना तो वही गति ठीक आती है। यानी देख सकते हो कि हमारे भारतीय पूर्वज कितने जो है यानी कि कितने अच्छे थे कि जो है वो जंगल में रहते हुए भी ग्रहों और तारों की स्थिति लिख देते थे बांस की नली से देख करके, और जब वही चीज़ विदेश में बनी 16 लाख की दूरबीन से देखा गया तो सेम टू सेम स्थिति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकों और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की नाड़ी बन रहे हैं, गाड़ी बन रहे हैं। ध्यान देना, ये नाड़ी नहीं है, ये गाड़ी है, इसको सुधार लेना। यानी लेखक ये कहते हैं कि जब हमारे पूर्वजों के पास कोई संसाधन नहीं था तब वो इतना कर लिए, और जब आज हमारे पास अंग्रेजी विद्या भी है और जनता की उन्नतों से तैयार की गई लाखों पुस्तकों और हजारों यंत्र भी हमारे पास तैयार हैं, ठीक है, तब भी हम ऐसी स्थिति में भी निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं, अर्थात केवल छोटे मोटे कामों में ही लगे हुए हैं। यानी इतना सब कुछ व्यवस्था होने के बाद भी हम निरी चुंगी के कतवार, कतवार माने कूड़ा करकट होता है और निरी चुंगी माने छोटा मोटा, ठीक है, छोटे मोटे कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं, अर्थात जो कूड़ा फेंकने की सुबह गाड़ी आती है ना, आप लोग जानते होंगे, वही गाड़ी की बात हो रही है। यानी छोटे मोटे खरपतवार फेंकने की हम गाड़ी बन रहे हैं, अर्थात हम छोटे मोटे काम कर रहे हैं। जब इतने संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं तब भी हम पूरी दुनिया में अग्रसर नहीं हो रहे हैं, हमेशा पीछे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए राइटर कहते हैं यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। घुड़दौड़ माने घोड़ों की दौड़, ठीक है ना। देखो लेखक ये कहते हैं कि आज ये कंपटीशन का ऐसा जमाना है ना कि जैसे मान लो कि सफलता की घुड़दौड़ हो रही है, यानी सभी देश अपने घोड़ों को दौड़ा रहे हैं और देख रहे हैं किस देश का घोड़ा सबसे आगे जाएगा। यानी इस कंपटीशन की दुनिया में प्रत्येक देश आगे बढ़ना चाहता है
और ऐसे में हम लोग जो है पीछे रह जाते हैं। कहते हैं कि अमेरिकन लोग, अंग्रेज लोग, फ्रांसीसी लोग, तुर्की लोग जितने भी हैं सब सरपट दौड़े जाते हैं, यानी सरपट माने बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ताजी माने अरबी लोग लिख लेना, ठीक है, अरबी लोग। यानी देखिए अमेरिकन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, तुर्की, अरबी सभी जो हैं सरपट यानी बहुत तेजी से कंपटीशन की दौड़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं और सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। अर्थात सब लोग यही सोच रहे हैं कि सबसे पहले सफलता हम ही प्राप्त कर लें। हम ही माने हम ही पहले, माने पहले छू लें, माने प्राप्त कर लें, पाला माने सफलता, यानी सब यही सोच रहे हैं कि सबसे पहले हम ही सक्सेस को प्राप्त कर लें। और जब प्रत्येक देश सक्सेस को प्राप्त करने में लगा हुआ है तब हमारे देश के हिंदू काठियावाड़ी घोड़े की एक नस्ल होती है, घोड़े की एक प्रजाति होती है जो छोटे जाति का घोड़ा होता है। यानी कहते हैं कि जब सब देशों के युवक रूपी घोड़े जो हैं उन्नति की ओर जा रहे हैं, तब हमारे देश के युवक रूपी छोटे जाति के घोड़े जो हैं ना, खाली खड़े खड़े अपने टाप से यानी खुर आप लोग जानते हैं घोड़ों के पैर के नीचे का हिस्सा, यानी हमारे देश के घोड़े जो हैं ना वो खड़े खड़े केवल अपने खुर से मिट्टी खोद रहे हैं। जब सब देश के घोड़े जो हैं उन्नति की ओर बढ़ चुके हैं, रेस में आगे बढ़ रहे हैं, तब हमारे देश के घोड़े केवल खड़े खड़े जमीन खोद रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर आपको समझ में आया होगा। देखिए गद्यांश का संदर्भ पूर्वत लिख देंगे, रेखांकित अंश की यानी यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या आपको लिखना है। चलो मैं आपको इसे अच्छे तरीके से बताता हूँ। तो देखिए आप लोग एक तरफ लिखेंगे हम नहीं समझते, दूसरी तरफ खोदते हैं। संदर्भ आप लोग ऐसे लिख देंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या में देखिए लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि इस उन्नति रूपी घुड़दौड़ में जब सारे देश प्रतिदिन ऊंचाई की ओर जाते हैं तब हमारे देश में युवक रूपी घोड़े केवल अपने पांव से मिट्टी ही खोदते रह जाते हैं, अर्थात बहुत पीछे रह जाते हैं और अन्य देश के युवक रूपी घोड़े सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यानी युवक को यहाँ पे घोड़े के रूप में लिया गया है, बस आपको ऐसे लिखना है। लेखक के अनुसार प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन में भारतीयों की असफलता का क्या कारण है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे कंपटीशन में भारतवासियों की असफलता का कारण है कि वह किसी भी कार्य को सच्ची लगन और मेहनत से नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अगला है, प्राचीन काल में साधन के अभाव में भारतीयों ने किसकी खोज की। तो आप लोग चौथा ऑप्शन डालेंगे और लिखेंगे प्राचीन काल में साधन के अभाव में भारतीयों ने बांस की नली से तारा, ग्रहों आदि की स्थिति जान सकने वाला यंत्र बनाया। ठीक है, देख सकते हो कितना बेहतरीन आंसर आपको लिखना है। आधुनिक समय में उन्नति के लिए कौन प्रयासरत है। तो बस आपको लिख देना है कि अमेरिकन हो गए, अंग्रेजी हो गए, फ्रांसीसी हो गए, तुर्की हो गए इत्यादि सभी अपनी उन्नति के लिए प्रयासरत हैं। ओके, ऐसे में आपका ये गद्यांश भी हल हो गया। चलो देखते हैं अगले गद्यांश पे। अब देखिएगा यहाँ पे अगला गद्यांश है, सब उन्नतियों का मूल जो है वो धर्म है। लेखक ये कहते हैं कि सभी प्रकार की प्रोग्रेस का, सभी प्रकार की उन्नति का जो मेन जड़ है वो क्या है, धर्म है। देखिए अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका धर्म है कि पढ़ाई लिखाई करना, ठीक है, सक्सेस प्राप्त करना, मेहनत करके पढ़ाई करना, इधर उधर की चीज़ों में मत ध्यान देना। तो लेखक यही कहते हैं कि सभी प्रकार की उन्नतियों का जो मेन जड़ है वो धर्म है। कि ये यहाँ पे ध्यान देना, ये धर्म का मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म से नहीं है, ध्यान देना। यहाँ पे धर्म का मतलब ये है कि जो आपका विशेष धर्म है, जिस जिंदगी में आप जी रहे हैं उस समय आपका कर्तव्य क्या है, विद्यार्थी जीवन में आपका धर्म क्या है, बड़े होंगे तब आपका धर्म क्या है। यानी लेखक ये कहते हैं कि सभी प्रकार की उन्नति का जो मेन जड़ है वो है धर्म। ठीक है, इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। यानी लेखक ये कहते हैं कि इसीलिए सबको सबसे पहले अपने धर्म की उन्नति करनी चाहिए, अर्थात जो आपका धर्म है सबसे पहले उसे आपको पूरा करना चाहिए, इधर उधर की चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब देखो लेखक कहते हैं, देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है। यानी अंग्रेज लोग जो हैं उनकी धर्म करने की नीति और राज करने की नीति जो है एक दूसरे से मिली हुई है, आपस में कनेक्टेड है, और इसी वजह से उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है, अर्थात दिन दिन उनका प्रोग्रेस हो रही है। इसी वजह से दिन दिन अंग्रेज आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनके धर्म की नीति और राज करने की नीति जो है वो मिली हुई है, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। अब आगे लेखक कहते हैं उनको जाने दो, अरे यार उनको छोड़ो, अपने ही यहाँ देखो, अपने देश में देखो कि तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में अनेक प्रकार की नीतियाँ जो हैं समाज गठन है, अनेक प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक माने निर्माता आदि भरे हुए हैं। कहते हैं यार वहाँ की छोड़ो, अपने यहाँ देखो कि धर्म की आड़ में कितने प्रकार के नीतियाँ समाज गठन, नीति समाज गठन माने नीतियाँ बनाने वाले समाज हैं,
नीति समाज गठन का मतलब ये है नीति बनाने वाले समाज गठित किए गए हैं। यानी आपने ही यहाँ देखो कि धर्म की आड़ में अनेक प्रकार की नीतियों को बनाने वाले कितने प्रकार के समाज गठित हैं और कितने प्रकार के निर्माता हमारे देश में भरे हुए हैं। अब देखो लेखक कहते हैं कि आखिर ये नीतियाँ क्या हैं, आखिर नीतियाँ कौन कौन सी हैं। दो एक मिसाल सुनो, यानी एक दो एग्जाम्पल दे करके मैं समझाता हूँ। मिसाल का मतलब उदाहरण। लेखक कहते हैं दो एक उदाहरण बता रहा हूँ तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो लेखक कहते हैं यहीं तुम्हारा बलिया का मेला और यह स्थान क्यों बनाया गया है। देखो ये पूरा चैप्टर जो है ना, ये बलिया के मेले में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा दिया गया भाषण है और उसी का ये चैप्टर है। ठीक है, तो लेखक कहते हैं यहाँ पर हम बलिया के मेले में क्यों इकट्ठे हुए हैं और यह स्थान क्यों बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है कि जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते 10-10, 5-5 कोस से वो लोग एक जगह एकत्रित होकर आपस में मिले। यानी ये मेला हमारे नीति निर्माता लोग क्यों बना रखे हैं कि जो है यहाँ वहाँ के लोग जो हैं 5-5, 6-6 कोस के दूर के लोग जो हैं एक दिन आएँ और यहाँ पर आपस में मिलें, एक दूसरे का सुख दुख जान सकें। ठीक है, गृहस्थी के काम की चीज़ें जो गाँव में नहीं मिलती वो यहाँ से ले जाएँ। ठीक है, और आगे राइटर जी दूसरा एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि एकादशी का व्रत क्यों रखा गया है। आखिर एकादशी के दिन उपवास क्यों रखा गया है। लेखक ये कहते हैं कि जिससे महीने में 1-2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है। यानी लेखक कहते हैं कि जब गंगा जी नहाते हैं तो पहले पानी को सिर पे चढ़ाते हैं फिर उसके बाद पैर पे डालते हैं, ऐसा क्यों है। तो लेखक ये कहते हैं कि जिससे तलुए की गर्मी जो है सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे, इसलिए ऐसा किया जाता है। विकार माने कष्ट दोष, ठीक है ना, यानी तलुए की गर्मी जो है सिर पे न चढ़े और वहाँ पे कष्ट न उत्पन्न करे, रोग न उत्पन्न करे। और देखिए राइटर कहते हैं कि दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि इसी बहाने साल में एक बार तो सफाई हो जाए घर में। ठीक है, और होली इसलिए मनाई जाती है कि वसंत ऋतु की जो बिगड़ी हुई हवा जो है जगह जगह पर आग जलने से साफ हो जाए, होलिका दहन हो, जगह जगह पे आग जले, जिससे बसंत ऋतु की ये जो बिगड़ी हुई हवा है वो सभी जगह स्वच्छ हो जाए। अब लेखक कहते हैं यही त्यौहार ही तुम्हारी, त्यौहार माने त्यौहार। लेखक कहते हैं कि ये जो हर वर्ष हर महीने त्यौहार आते हैं ना, यही आपकी म्यूनिसिपालिटी है। म्यूनिसिपालिटी माने नगर पालिका है। देखिए नगर पालिका का काम क्या होता है कि अपने इलाके में व्याप्त गंदगी वगैरह इलाके की कमी को दूर करना। ठीक है, तो ऐसे ही राइटर कहते हैं कि ये जो त्यौहार हैं ना, यही आपकी नगर पालिका हैं, यानी यही आपका ख्याल रखते हैं, यही आपकी साफ़ सफाई के लिए बनाए गए हैं। जिससे त्यौहार बना दिया जाए तो व्यक्ति त्यौहार आने पर तो साफ़ सफाई कम से कम करेंगे ही, है ना। यानी ये त्यौहार ही आपकी नगर पालिका है। देखिए पाठ का लेखक का नाम तो सेम टू सेम लिख देंगे जैसा पिछले वाले में लिखे हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोग सब उन्नतियों, एक तरफ म्यूनिसिपालिटी है दूसरी तरफ डैश डैश करेंगे, संदर्भ पूर्वक रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे। लेखक कहते हैं कि सभी प्रकार की उन्नतियों में सर्वश्रेष्ठ धर्म की मान्यता है, इसलिए सभी भारतीयों को पहले अपने धर्म की उन्नति करनी चाहिए, अर्थात सभी लोगों का जो कर्तव्य होता है उसे पहले पूरा करना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगला है, लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसे बताया है। तो लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल धर्म को बताया है, बस इतना आप लोग लिख देंगे। अगला है, लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का क्या कारण बताया है। तो यहाँ पे लिख देंगे, लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का मुख्य कारण उनकी धर्म नीति और राजनीति का एक होना बताया है। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला है दोस्तों, यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी हैं, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो चलो देख लो कैसे लिखना है। इस कथन के द्वारा लेखक यह कहना चाहते हैं कि हमारे प्रत्येक वर्ष में आने वाले जितने भी त्यौहार हैं यह हमारे नगर पालिका की तरह हैं, अर्थात इन त्यौहारों के बहाने हम अपने शरीर और घरों में साफ सफाई कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही बेस्ट। चलिए, कई लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं यार, चाहे परीक्षा के एक दिन पहले ही पढ़ रहे हो पर लाइक कर दिया करो। देखो यहाँ पे घा वाला देख लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा है। ये वाला भी, इसको भी समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि देखिए मैं जानता हूँ 11 के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट परीक्षा के 8 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले पढ़ते हैं। ठीक है ना, चाहे जब पढ़ो आप वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ पे देखिएगा, ये सब तो समाज धर्म है। लेखक ये कहते हैं कि समाज में बनाए जाने वाले कई धर्म हैं, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, है ना। लेखक ये कहते हैं कि ये सब तो समाज धर्म है, अर्थात समाज में बनाए जाने वाले बहुत सारे धर्म हैं जो देश काल के अनुसार अर्थात समय के अनुसार शोधे यानी संशोधित और बदले जा सकते हैं। यानी ये जो धर्म बनाए जाते हैं ना, इनको समय समय पर संशोधित किया जा सकता है। परंतु लेखक कहते हैं कि दूसरी खराबी यह हुई है,
हमारे देश में दूसरी खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। देखिए, लेखक ये कहते हैं कि पहले ज़माने में हमारे देश में बहुत सारे ऋषि महात्मा थे, बुद्धिमान थे, परंतु आज के जो उन्हीं ऋषि महात्मा के वंशज लोग हैं, जो वंश में उत्पन्न हुए अन्य लोग, वो उतने जानकार नहीं हुए, वो उतने ज्ञानी नहीं हुए कि अपने बाप दादाओं द्वारा लिखे गए साहित्यों को अच्छे से समझ पाएँ, बाप दादा द्वारा लिखी गई बातों को अच्छे से समझ पाएँ। यानी बाप दादा द्वारा लिखी गई बातों को मतलब ना निकाल करके उन्होंने बहुत सारे नए नए धर्म बना दिए, बहुत सारे हमारे देश में नए नए धर्म बना दिए और उनका वर्णन शास्त्रों में धर दिए, अर्थात हमारे साहित्यों में कर दिए। अनेक अनेक धर्म बना करके साहित्यों में कर दिया, जिससे हुआ क्या कि सभी तिथियां जो हैं वो व्रत के रूप में हो गई। यानी सभी तिथियां जो हैं वो व्रत के रूप में हो गई और सभी स्थान तीर्थ हो गए। यानी जितने भी जगह थे वो तीर्थ के रूप में हो गए और सभी तिथियां जो थी वो व्रत के रूप में हो गए। अब भैया सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए, ये क्या है, ये क्या है? तो देखिए, लेखक ये कहना चाहते हैं कि सभी आम इमली हो गई और सभी इमली आम हो गए, अर्थात सब उलट फेर हो गया। हमारे देश के ये जो अनजान लोग आए हुए हैं ना, बुद्धिमान ऋषियों के वंशज लोग, जो उतने जानकार नहीं हुए, उतने पढ़े लिखे, उतने योग्य नहीं हुए, वो अपने बाप दादा की बातों को अच्छे से नहीं समझे और इससे हुआ क्या कि वो खुद के नए नए धर्म बना लिए और साहित्यों में उनको भर दिया। इससे हुआ क्या कि सब लोग साहित्य पढ़े और सब चीज़ें उलट पुलट गईं, यानी हमारा देश जो है अनेकों तरीके से विभाजित हो गया। ठीक है, अब आगे राइटर कहते हैं, सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देख और समझ लीजिए। यानी लेखक ये कहते हैं कि भैया आप तो आंखें खोल करके इन बातों को अच्छे से समझ लो, देख लो कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई। यानी भले ही उनके वंशज लोग नहीं समझ पाए, आप तो समझ लो कम से कम कि ऋषियों ने वो बातें क्यों बनाई, साहित्यों में क्यों लिखे। ठीक है, और उनमें से जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हों, यानी देख लीजिए, और उन बातों में से जो बात आपके देश के लिए और आपके समय के अनुकूल हों, यानी लाभदायक हों और आपको फ़ायदा करने वाली हों, उपकारी हों, तो उनको ग्रहण कीजिए, अन्यथा जो फालतू की बातें हैं उनको त्याग दीजिए। ठीक है, अब आगे राइटर जी कहते हैं, बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए। लेखक ये कहते हैं कि बहुत सी सारी ऐसी बातें हैं जो समाज में गलत मानी जाती हैं, विरुद्ध मानी जाती हैं, समाज के विपरीत मानी जाती हैं, परंतु धर्म के शास्त्रों में उनका भी जिक्र किया गया है। तो लेखक कहते हैं उनको अगर आपको चलाना हो तो चला सकते हो। ठीक है, जैसे जहाज का सफ़र हो गया, विधवा विवाह हो गया, इत्यादि सब धर्मशास्त्रों में लिखे गए हैं, तो इनको आपकी इच्छा हो तो चला सकते हो। और आगे राइटर जी कहते हैं कि लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल वीरज आयुष से मत घटाइए। बल माने बल, वीरज माने वीर्य, ठीक है, साहस पराक्रम, वीरज माने वीर्य पराक्रम, आयुष से माने उम्र, आयुष से माने उम्र। ठीक है, अब लेखक ये कहते हैं कि सब कुछ करिए जो आपकी इच्छा हो, लेकिन ये बच्चों का जो छोटे ही अवस्था में ब्याह करके उनका साहस, उनका शौर्य और उनकी उम्र घटा देते हो, ऐसा मत करो। ठीक है, लेखक ये समझाना चाहते हैं कि बाल विवाह की जो प्रथा है इसको दूर करो दुनिया से। देखो संदर्भ सेम टू सेम, रेखांकित अंश की व्याख्या चलो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि हमारे देश में कई लोगों ने खुद को कई प्रकार के धर्मों में वर्गीकृत कर लिया है जो कभी भी बदले जा सकते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे देश के महात्मा और ऋषियों के वंशजों ने अपने दादा और पूर्वजों द्वारा प्रकाशित बातों को बिना समझे ही अनेक नए नए धर्मों का निर्माण कर दिया और उनका वर्णन अपने साहित्यों में कर दिया, जिससे सभी तिथियां व्रत के समान हो गईं और सभी स्थान तीर्थ के समान हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि सारी व्यवस्थाएं उल्टी हो गईं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सामाजिक धर्म किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे, जो धर्म बुद्धिमान ऋषियों एवं मुनियों द्वारा बनाए गए तथा जिनका पालन समाज के लोगों द्वारा किया जाता है सामाजिक धर्म कहलाते हैं। ठीक है, अगला है, लेखक किस बात को ग्रहण करने को कहता है? तो यहाँ पे लिखेंगे, जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हों उन्हें ग्रहण किया जाए। ठीक है, उनको ग्रहण किया जाए, बाकी बातें भूल जाया जाए। अगला है, प्रस्तुत पंक्तियों में किन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने को कहा गया है? तो यहाँ पे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने को कहा गया है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं और लास्ट गद्यांश है। अभी तक कई लोग लाइक नहीं किए होंगे, प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दो। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो चाहिए ऐसे लिखित रूप में तो कमेंट करो। देखिए अंगा वाला, हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। लेखक ये कहते हैं कि हमारे भारतीयों की आज ऐसी दशा हो गई है ना कि अगर 2 रुपए की कंघी और
क्या बोलते हैं, शैम्पू भी मंगवाना है ना तो वो चीन से मंगा लेते हैं, विदेश से मंगा लेते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं बना सकते। और यही वजह है कि हमारा देश जो है ये पीछे पड़ रहा है। लेखक कहते हैं कि हाय अफसोस की बात है कि हमारे भारत के लोग ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की यानी स्वयं के काम की चीज़ें भी नहीं बना सकते। कहते हैं भाई यहाँ वहाँ से मंगा लेते हैं, दुनियादारी से आयात कर लेते हैं, सेल्फ में उसको नहीं बनाते और इसी वजह से देश पीछे जा रहा है। वो कहते हैं भाइयों अब तो नींद से चौंको, अर्थात भैया हरो अब तो आलस्य छोड़ो, अब तो जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, ठीक है, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, अन्यथा जितने भी बेकार के साहित्य हैं उनको मत पढ़ो, वही चीज़ पढ़ो जिसमें आपकी भलाई हो, आपके देश की भलाई हो, वैसे ही खेल खेलो जिसमें आपकी भी उन्नति हो, देश की भी उन्नति हो, वैसे ही बातचीत करो जिसमें आपकी उन्नति हो, देश की उन्नति हो। विदेशी वस्तुओं और विदेशी भाषाओं का भरोसा मत करो, अंग्रेज ज़्यादा मत बनो, हिंदी भाषा की उन्नति करो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो, ज़्यादा अंग्रेज बनने की कोशिश मत करो। ये राइटर जी भारत के वासियों को समझाना चाहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन सेम टू सेम रेखांकित अंश की व्याख्या मैं आपको बताता हूँ। चलो देखते हैं। आपको एक तरफ लिखना है हाय अफसोस, दूसरी तरफ उन्नति करो। संदर्भ पूर्वक रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे लेखक कहते हैं कि हमारे भारतीय इतने आलसी हो गए हैं कि रोजाना प्रयोग की जाने वाली चीज़ें भी खुद से नहीं बनाते और दूसरे देशों से आयात करवाते हैं। लेखक कहते हैं कि हे भारतीयों, आलस से छोड़ो और अपने देश की सभी प्रकार से उन्नति करो। जिस साहित्य को पढ़ने में तुम्हें लाभ हो उसी खेल को खेलो जिसमें देश की उन्नति हो। विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना बंद करो, साथ ही विदेशी भाषाओं का भरोसा करना छोड़कर अपनी मातृभाषा में उन्नति करो। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेखक ने इस बात पर अफसोस प्रकट किया है कि भारतीय अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बनाते, यहाँ वहाँ से मंगाते हैं। लेखक ने अपने देशवासियों के किसकी उन्नति पर बल दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेखक ने देशवासियों को अपने देश और अपनी भाषा में उन्नति करने पर जोर दिया है। ठीक है, अगला है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसका भरोसा ना करने को कहा है, तो परदेशी वस्तुओं और भाषाओं का भरोसा ना करने को कहा है। तो यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना, और सेकेंड चैप्टर की वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अथवा चैनल पे जाके क्लास 11th फुल कोर्स की प्लेलिस्ट चेक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, लर्न विथ आरपी लिखिए या फिर इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर के ज्वाइन कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।